तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिससे आपका हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। चाहे तो आप स्टेट दो, सेंट्रल का दो, रेलवे का दो, एसएससी का दो, कोई सा भी एग्ज़ाम दो, आपको पॉलिटी ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। करीब करीब आपको दो घंटे के करीब में आपको पूरी इंडियन पॉलिटी खल्लास हो जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए इंडियन पॉलिटी के बारे में जानते हैं हम। तो देखिए, इससे आपका एक तरीके से बेसिक बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई मुझे पॉलिटी में कुछ नहीं आता, ये आपका एक बेस बना देगा। इसके बाद आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहना और फिर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेम कैसे हुआ, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं अब। ठीक है, चलिए देखिए, समझना बहुत ध्यान से और सुनना बहुत समझना और दिमाग खोल के अपना रखना चौड़ा। द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट गिवन बाय एम.एन. रॉय। एक भारत का संविधान होगा, इसका जो आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। मतलब एम.एन. रॉय से पहले किसी को पता नहीं था कि हम क्या करेंगे जब देश आज़ाद होगा, कैसे ये चलेगा, कैसे इसकी गाड़ी चलेगी। मतलब समझ रहे हो, कोई भी जैसे आप फ़ोन होगा, फ़ोन के साथ एक मैनुअल बुक आती है ना, वो बात अलग है। ऑल्दो दैट इज़ अनदर थिंग, यू नो टू हाउ टू यूज फ़ोन, बट जो कंपनी है उसके हिसाब से वो ये समझती है कि आपको फ़ोन नहीं आता, तो वो एक किताब देती है जिसको आप कभी नहीं पढ़ते हैं, साथ में डिब्बे में, तो वो मैनुअल कार्ड होता है। तो वो एक तरीके से मोबाइल कैसे चलेगा, उस चीज़ का एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप होगा। तो वैसे ही देश कैसे चलेगा, पूरी कंट्री, होल कंट्री में कैसा रूल होगा, प्रधानमंत्री का क्या काम होगा। अब देखिए, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो मान लो प्रधानमंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री का जो हुक्म है वो सब पे चलता है, मान लो, तो वो प्रधानमंत्री कभी इलेक्शन ही ना होने दे, डबल से चुनाव ही ना होने दे, वो हमेशा के लिए ही बना रहे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि एक वक्त के बाद पीएम की पावर भी जीरो हो जाती है। पीएम की पावर भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और तो वैसे ही हर एक का अलग अलग रोल है। स्पेशली आप ये समझ लीजिए, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर हैं। तो जुडिशियल अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है। ठीक है, तो आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉज फर्स्ट गिवन बाय एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था कि हम भारत का एक संविधान होगा, ये आइडिया, ये विचार। तो और एम.एन. रॉय को क्या कहा जाता है? एम.एन. रॉय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है एम.एन. रॉय को? आ पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। देखिए, पायोनियर क्या होता है? पायोनियर क्या होता है? इस वर्ड में बहुत कुछ छुपा है। तो पायोनियर उसे कहते हैं दोस्तों जो कोई चीज़ शुरू करता है, जो कोई फर्स्ट हु स्टार्टेड समथिंग, फर्स्ट हु डिस्कवर समथिंग, फर्स्ट हु इन्वेंट समथिंग, कॉल्ड पायोनियर। ठीक है, तो पायोनियर वह होता है जो पहला व्यक्ति, वो पहला इंसान जो कुछ चीज़ शुरू करता है। ठीक है, वह पहला इंसान जो कुछ चीज़ बनाता है। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, तो गांधी जी इज अ पायोनियर ऑफ, गांधी जी वॉज पायोनियर ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, तो वैसे ही मान लीजिए कोई भी इंसान जो इन्वेंट करता है, जैसे सोशल मीडिया को इन्वेंट किया तो वो पायोनियर ऑफ सोशल मीडिया होगा। जैसे कि मैं ये वीडियो बनाने का एक मेरा अलग तरीका हो अपना, जो यूनिक हो, जो अभी तक किसी के पास भी ना हो, तो ये एक पायोनियर है। तो पायोनियर उसे कहते हैं जो वह शुरू करता है, अब बनाता है, अब खोज करता है जो अभी तक किसी ने ना की हो। हु फर्स्ट पायोनियर इज अ समवन हु फर्स्ट यूज, इन्वेंट एंड डिस्कवर समथिंग। ठीक, ओके, तो ये इन कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायोनियर थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो फ्रेम्ड किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ऑफ इंडिया, सेट अप ऑन 16 मार्च 1946। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी? 16 मई 1946, 16 मई 1946। देखिए, आपको पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो सीधी सी बात है, अगर देश आज़ाद आपका 1947 में हुआ है, मतलब ये समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ, ये तो हर बच्चा जानता है कि हमारा
देश 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब ठीक है, देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन अब हम यहाँ से एक बात समझते हैं कि देखिए, देश आज़ाद होने के बाद अगर मान लो आज ही मैं आपको आज़ाद कर दूँ और आपको पता ना हो कि आपको करना क्या है, तो फिर होगा क्या, लूटामारी हो जाएगी। तो देश को आज़ाद होने से पहले कहा कि भाई एक संविधान हो, तब अभी मान लो अंग्रेज शासन कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से कर रहे हो, लेकिन अगर मान लो भारत का कोई व्यक्ति शासन करेगा तो कैसे करेगा। तो देश आज़ाद 1947 को हो, इससे पहले हमारे पास एक लिखित एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, जिससे हम ये पता कर सकें कि हमें कैसे इस देश को चलाना है। तो फिर उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई। अब सीधी सी बात है, अगर 1946 में देश आज़ाद हुआ है, 1946 में, 1947 में, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उससे पहले ही बनेगी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उससे पहले ही बनेगी। तो इसलिए 16 मई 1946 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई, जिससे कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो और हमें एक रूपरेखा, एक संविधान हो देश चलाने का। तो 16 मई 1946 इन अकॉर्डेंस विथ द कैबिनेट मिशन प्लान, ये किसके अकॉर्डेंस बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसकी चेयरमैनशिप के उसमें बनी थी, सच्चिदानंद सिन्हा की चेयरमैनशिप के उसमें। इनिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एस.सी. मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली ऑन 11 दिसंबर 1946। ठीक है, B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो क्या क्या हुआ था जान लीजिए, बहुत है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सच्चिदानंद, किसकी चेयरमैनशिप, सच्चिदानंद की चेयरमैनशिप के अभी अंदर, इनिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एस.सी. मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो आपसे क्या बता, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे पूछे कि बताओ वाइस प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, तो वो थे आपके एस.सी. मुखर्जी, कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो आपसे पूछे बताओ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब बनी, तो 16 मई 1946। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, जो एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली ऑन 11 दिसंबर 1946। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, इसके बाद में B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। आपसे पूछे बताओ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था, तो वे B.N. राव थे। कौन थे, B.N. राव थे। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ का मुझे बताएं, बिल्कुल आपके दिमाग के जहन में बैठ जाएगा, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी। एक बार सुनो और फिर कभी मत लौटो। ठीक है, एक तरीके से इस तरीके का होएगा और हमेशा आपकी ये नॉलेज काम आए। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज 389। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कुल कितने मेंबर थे, 389। 389 मेंबर्स आर पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 389 ऑफ दीज, उनमें से 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश स्टेट्स। उनमें से 292 कौन थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे अंग्रेजों के अधीन राज्यों के। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ब्रिटिश स्टेट का मतलब ये है कि भारत था, भारत में राजा थे, सुल्तान थे, नवाब थे, ठीक है, ये थे, पेशवा थे। तो कुछ तो अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार था कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे इनका आंशिक रूप से अधिकार था। मतलब वहाँ पे सिर्फ इन्हें थोड़ा बहुत टैक्स मिलता था, बाकी अधिकार मान लो किसी राजा का होगा, कहीं पे सुल्तान का होगा, कहीं पे बादशाह, ऐसा। और मान लो यहाँ पे पूरा अंग्रेज़ों का था, तो जिन पे अंग्रेज़ों का था वहाँ से उस एरिया से आए 292। ठीक है,
तो वो क्या कह रहा है कि द टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज 389, ऑफ दीज 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश स्टेट। उनमें से जो 292 थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे किसके? ब्रिटिश स्टेट के, ठीक है। 93 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट। 93 किसके थे? प्रिंसली स्टेट के, समझ रहे हो? प्रिंसली स्टेट के थे 93। पहले हम इसका कलर फिक्स करते हैं। गुड। एंड देखिए 389 तो हो गए ब्रिटिश स्टेट, एंड 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश स्टेट हैं, 93 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स मतलब क्या है? अब वही मैं कह रहा हूँ कि जो जहाँ पे राजा महाराजा रानी महारानी का शासन हो वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है। तो 389 कुल मेंबर थे, जिसमें से 292 कौन थे? प्रिंसली स्टेट, 292 ब्रिटिश स्टेट के, 92 प्रिंसली स्टेट के, ठीक है। 385 हो गए। अब 4 बचे, और 4 जो किसके थे? एंड 4 बर फ्रॉम द चीफ, एंड 4 किसके थे? बर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के थे 4 चीफ, जो कि क्या था? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, ठीक है। प्रोविंसेस मतलब प्रांत होता है। अजमेर मारवाड़, जैसे कि 4 कौन कौन से प्रांत? जैसे कि ये 4 प्रांत, कौन कौन से 4 प्रांत? जैसे दिल्ली 1 हो गया, अजमेर मारवा 2, ठीक है। अजमेर मारवा, और फिर इसके बाद में आ गया कूर्ग, और फिर इसके बाद में आ गया ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 जगह ये प्रोविंस स्टेट थे, ठीक है। तो आपसे पूछे बताओ कब बनी? तो वो बनी 16 मई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। देखिए ऐसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, तुरंत रिमेंबर करने की कोशिश करो। आप सोचते हो ना बस देखो, अरे आप अगर तुरंत जैसे मैं बोल रहा हूँ आँख बंद करके रिमेंबर करोगे ना तो ये हमेशा के लिए याद होगा, ठीक है। तो कब बनी? 16 मई 1946, 16 मई 1946 पे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन से? SC, ठीक है। SC पूरा नाम क्या था? SC मुखर्जी, SC मुखर्जी, ठीक है। कुल मेंबर पार्टिसिपेंट कितने थे? 389। 292 किसके थे? 292 किसके थे? ये आपके थे ब्रिटिश स्टेट के। ब्रिटिश स्टेट के कितने थे? 292। यहाँ याद रखें 22 होगा, बीच में 9 होगा, ये ब्रिटिश बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में 93 किसके थे? आपके प्रिंसली स्टेट के, तो ये होगा 385। और हमने पढ़ा कुल 389 है, तो बचे 4। तो 4 किसके होंगे? 4 आपके प्रोविंशियल स्टेट, जैसे कि दिल्ली, अजमेर और मेवाड़, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक। The chairman of the drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar, also known as the father of Indian Constitution। तो ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट पढ़ते हैं, कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 year 11th month and 18 days। 2 year 11th month and 18 days। भैया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, कुल मिला के 3 साल के समथिंग हो गए, क्योंकि सिर्फ 12 ही दिन तो कम है 3 साल होने में। लेकिन अपन एग्जैक्ट याद कर, वैसे तो मान लो 3 साल के समथिंग लगे थे, और एग्जैक्ट पूछे आपसे कितना टाइम लगा था, तो आप बोलोगे 2 साल। कितनी साल? 2 साल। पूरा बनने में नहीं, पूरा लागू होने में, एकदम से इनेक्टेड होने में 2 साल, ठीक है। 11 महीने 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन। टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, सम ऑफ द प्रोविजन
related to citizenship elections. Some of the provision related to citizenship नागरिकता, इलेक्शन चुनाव, प्रोविजनल पार्लियामेंट etc. were given immediate effect. The constitution is adopted on 26th November 1949. कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949। इसलिए आपको पूछे संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों संविधान दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। 1949 कंटेंट अ प्रिएम्बल, तो जिसमें समाहित थे क्या क्या? एक प्रिएम्बल मतलब प्रस्तावना, 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। डिवाइड इनटू 22 पार्ट्स, और कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे, 22 पार्ट्स। एंड एड शेड्यूल एंड प्रेजेंटली, देखिए आपको पता है किताब होती है, कोई भी बुक होती है बुक होती है। सबसे पहले उसमें क्या होता है? सबसे उस पे पहले प्रस्ताव नहीं होती है। फिर इसके बाद में आपको पता होगा बुक है। अगर कोई बुक है तो पेज भी होंगे, और पेज में क्या होंगी? लाइन होंगी, और लाइन में क्या होंगे? वर्ड होंगे। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बुक है। बुक में कितने चैप्टर हैं? रहता है कि नहीं रहता? एक बुक में कितने चैप्टर हैं? तो वही हमें यहाँ पे पता है। एक बुक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में 22 चैप्टर यानी 22 भाग हैं। 22 चैप्टर या 22 भाग हैं। अच्छा, 22 भाग में लाइन कितनी है? 22 भाग में लाइन कितनी है? तो वो 395 कुल मिला के टॉपिक हैं, 395 आर्टिकल हैं। अच्छा बताओ, कुल मिला के कितने टाइप की चैप्टर हैं? तो आप कह सकते हो 8 प्रकार के चैप्टर। तो कुल मिला के मेरा मतलब ये था कि आप थोड़ा एक क्रम से याद रखें इस टाइप से। तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है। इसके बाद में आप याद रखें कि 395 तो आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, और 8 शेड्यूल थे। Presently it has 448 articles, 448 articles divided into 25 parts and 12 schedule। वर्तमान में इसमें कितने आर्टिकल हैं? 448 आर्टिकल हैं। पार्ट कितने हो गए? 25 हो गए। और शेड्यूल कितनी हो गई? 12। मतलब 4 शेड्यूल बढ़ गई। शेड्यूल मतलब अनुसूचियाँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द इन्फॉर्मेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड, देखिए द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड डिलेड टिल 26 जनवरी बिकॉज in 1929 on this day Indian National Congress demanded पूर्ण स्वराज in Lahore session chaired by जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए क्या हुआ था। द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलेड। जो देखिए इन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बन गया 26 नवंबर कब? 1939 को 1949 को हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। कब? 1946 को, सॉरी कहाँ गया, 1949 को ही। तो 1949 को तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमने उसे लागू नहीं किया। देखिए वो बात अलग है कि हमने कोई बिल बना लिया, जैसे हमने कोई कानून तो बना लिया लेकिन उसे अभी लागू नहीं किया पूरे देश पे। तो वैसे ही 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुका था लेकिन लागू नहीं हुआ था। अब क्यों लागू नहीं किया था? तो जैसे हम नहीं कहते आप, जैसे अपने घर में कोई बच्चा बोलता है, जैसे आपका बच्चा बोलेगा आपसे, या भाई छोटा बहन, भैया मुझे फ़ोन दिला दो, भैया मुझे साइकिल दिला, तो आप क्या कहते हो? तेरे बर्थडे पे दिलाएंगे। क्या कहते हो? तेरे बर्थडे पे दिलाएंगे, तेरे बर्थडे पे दिलाएंगे, या तू 10th पास हो जाएगा, 12th पास हो जाएगा जब दिलाएंगे। क्लियर है? तो हालांकि आप दिला आज ही सकते हो, पर आप
क्यों? क्योंकि थोड़ा स्पेशल फ्यू, जैसे कोई कोई को बाइक लेना है वो आज भी ले सकता है, लेकिन वो दिवाली पे ज़्यादा चांस है कि वो दिवाली पे उस बाइक को ले लेगा। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन क्या था, 26 जनवरी एक ऐसा दिन था, 26 जनवरी, और कब, 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज मतलब संपूर्ण स्वशासन, पूरे भारत पे सिर्फ भारत के लोगों का शासन हो। इन लाहौर सेशन, जो कि कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखें, ठीक। तो इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपको पता है 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी का रीज़न यही है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, केम इनटू फोर्स, वो आया, ठीक है, लागू हुआ ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नोन एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे कहते हैं 26 जनवरी को। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडोप्टेड आवर नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, और हमारा नेशनल फ्लैग कब अडोप्ट किया गया था, तिरंगा, 22 जुलाई, कब, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। इट वॉज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया, तो आपसे पूछे बताओ हमारे तिरंगा को किसने डिजाइन किया था? वो है पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया ने कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना तिरंगा था, वो डिजाइन किया था। और तिरंगा कब बनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था तिरंगा, कि भाई अब भारत का झंडा ये होगा। और किसने डिज़ाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ने, पिंगाली वेंकैया ने, ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स, और 1946 में पोर्टफोलियो हेल्ड, कौन से के पास कौन सा मंत्रालय था, ठीक है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। कब? 1946 में जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ हेल्थ रिलेशन के वो थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू के थे एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा डिपार्टमेंट था? फूड एंड एग्रीकल्चर। तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या आपसे पूछे फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जगजीवन राम लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। लेबर डिपार्टमेंट कौन था? जगजीवन राम मिनिस्टर थे। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस का मिनिस्टर कौन? डिफेंस मिनिस्टर कौन था? सरदार बलदेव सिंह। सी एच भाभा कौन थे? बर्ड्स माइन एंड पावर, ठीक है। लिक्वात अली खान क्या थे? फाइनेंस थे, वित्त मंत्रालय था इनके पास, ठीक है। अब्दुल राव निस्तार इनके पास पोस्ट एंड ईयर था, पोस्ट डिपार्टमेंट एंड ईयर डिपार्टमेंट था। असफ अली के पास क्या था? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी। सी राजगोपालचारी के पास क्या था? एजुकेशन एंड आर्ट्स था। चुंद्रीगार एल चुंद्रीगार के पास क्या था? एल चुंद्रीगार के पास कॉमर्स था। गजनाफार अली खान के पास हेल्थ था। जोगिंदर नाथ मंडल के पास लॉ था। तो नोट इंटरम गवर्नमेंटल वॉज फॉर्म फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो एक तरीके से ये
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से पहले ये आपके वो थे। क्लियर हो? अब प्रियम्बल के बारे में जान लेते हैं। प्रियम्बल जो संविधान की प्रस्तावना है, एक पेज है। इट इज़ द प्रेफेस और द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को भारत की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। और जो देखिए, मान लो संविधान बहुत बड़ा है, मान लो कहीं कोई निर्णय नहीं सुना पा रहा कि यार कैसे ले, मतलब कोई आर्टिकल क्रॉस हो रहा, तो फिर हम प्रियम्बल का सहारा लेते हैं उसको, उसकी इंटरप्रिटेट करने के लिए, उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए प्रस्तावना प्रमुख है, ठीक है। जैसे कि मान लो नहीं कहते भाई कि तुझे ये बुक पढ़ना पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए, तुम कहो नहीं यार इतना तो मैं नहीं पढ़ पाऊँ, चल ठीक है ये 100 पेज पढ़ ले, तुम कहो नहीं यार मैं इतना भी नहीं पढ़ सकता, चल ठीक है ये 50 पेज पढ़ ले। अब भाई एग्ज़ाम का दिन ही आ गया, आपने कहा 50 पेज में कैसे पढ़ूंगा, फिर आपसे कहा चल ये 20 पेज पढ़ ले, तो आपने कहा शाम हो गई, अरे मेरा सुबह 5 बजे तो एग्ज़ाम ही है, फिर अब मैं क्या पढ़ूँ, तो फिर आपसे कहा चल ले अभी ये 1 पेज तो पढ़ ही ले। तो देखिए इनका सबका जो अर्घ है ना, जो एक तरीके से मतलब इसके एक शब्द से इसके 100 शब्द बनेंगे। तो मैंने फिर उसको 1 पेज में लिख दिया, आपने कहा ठीक है ये तो मैं पढ़ लूँगा, तो फिर वो मतलब प्रियम्बल पढ़ लिया तुमने, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है उसमें। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट assembly ultimately become the preamble. अब the idea of the preamble was borrowed from the constitution of USA. तो हमें ये आइडिया कैसे आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल हो, ठीक है, एक प्रस्तावना हो, तो ये हमने लिया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। किसके कॉन्स्टिट्यूशन से? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल है, तो हमने उससे सीखा, उससे विचार लिया कि भाई अगर उन यूएसए के भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल रखेंगे। द वर्ड जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। द बर्ड्स जो बर्ड्स हैं जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, कौन कौन से देखिए, सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड याद रखें। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट सामाजिक, सेक्युलर सांप्रदायिक, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी और संप्रभुता, अखंडता, वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठ के आता है, डायरेक्ट, कि बताओ भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा सामाजिक, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड भारत संविधान में जोड़े गए, प्रियम्बल में जोड़े गए। तो आप कहना 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, ठीक है। अब द प्रियम्बल है क्या? देखिए उसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं। ये कुल मिला के इतना है वो एक पेज। जब आप एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले पूछो अपने टीचर से क्या पढ़ना है, तो वो कहेगा कम से कम गधे इतना तो पढ़ ही ले, तो वो आपके लिए फिर इतना दे देता है, ठीक है, कि मेरा बच्चा है पास तो हो जाए कम से कम, तो वैसे। तो हम पढ़ते हैं द प्रियम्बल, ठीक है। बी प्रियम्बल क्या है? ध्यान देना, बिल्कुल अपनी आँखों के ज्ञान तंत्रों को खोल लो, अपने दिमाग की बुद्धि के स्रोतों को खोल लो, ठीक है।
बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? तो देखिए एक बार हम अब समझने के साथ रीड करते हैं, ठीक है। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम आत्मसात करते हैं, मतलब अपनी आत्मा में समाहित करते हैं, या एक तरीके से हम अपनी आत्मा से इसको अपना मानते हैं। टू आ, क्या मानते हैं? टू आ सोवरन, एक सोवरन संप्रभुता संपन्न, सोशलिस्ट सामाजिक, सेकुलर मतलब जो जिसमें कोई संप्रदाय न हो, मतलब धर्मनिरपेक्ष, एक तरीके से आप कह सकते हो धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक रिपब्लिक भारत, एंड टू सिक्योर, और हमें सुरक्षित करते हैं, टू ऑल इट्स सिटीजन, अपने सभी नागरिकों के लिए, जस्टिस, क्या सिक्योर करते हैं, क्या देंगे हम अपने सभी नागरिकों के लिए? जस्टिस, न्याय, चाहे वो कोई हो, राजा हो या फकीर हो, सबको न्याय मिलेगा संविधान के अनुसार। जस्टिस, ठीक। सोशल, क्या? सोशल, ओके। इकोनॉमिक, आर्थिक, एंड पॉलिटिकल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल, तो हम इनको सिक्योर करेंगे क्या? जस्टिस, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी देंगे, सामाजिक छूट है आपको, आर्थिक छूट है, कोई सा भी धंधा करो, सामाजिक छूट है, एंड पॉलिटिकल, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे आप केजरीवाल हो, चाहे आप नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप झाड़ू पोंछा करने वाले हो, चाहे आप गली में झाड़ू लगाने वाले, चाहे आप कलेक्टर हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक, किसी को रोक नहीं है। लिबर्टी, आपको लिबर्टी ऑफ थॉट है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं जो आपके मन में आए, आपको पूरी छूट है कुछ भी सोचने की, कुछ भी विचार करने की। एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलने की मतलब ये नहीं कि आप किसी को डिफेम करें, ठीक है, या फिर मतलब सत्ताधीन सरकार को आप डिफेम करें, किसी को डिफेमिनेशन नहीं, एक्सप्रेशन जरूर कर सकते हैं आप अपनी फीलिंग को। जैसे कि मान लो आपको दर्द हो रहा है, तो आप सरकार से बोल सकते हो कि आई एम इन पॉवर्टी, प्लीज़ हेल्प मी, गिव मी सम रेमिनेसेंस, ठीक है। ऐसे बिलीव, आप विश्वास कर सकते हैं किसी पे भी, कोई से भी बिलीव में, चाहे आप हिंदू बिलीव में करें, चाहे आप जैन में करें, चाहे बुद्ध में करें, चाहे मुस्लिम में करें, आपको पूरी छूट है, कोई बंदोबस्त नहीं है कि नहीं भाई आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम ही रहो, हिंदू हो तो हिंदू ही रहो, ठीक है। फेथ, वही फेथ मैं बोल रहा हूँ, एंड वर्शिप, और किसी की भी पूजा कर सकते हो आप। इक्वालिटी होगी आपके पास, समानता होगी ऑफ स्टेटस, नाम की, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी मतलब देखिए सरकारी नौकरी निकलेगी तो चाहे वो कितना ही गरीब हो और चाहे कलेक्टर का मोड़ हो, सबको एक समान प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी होगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सब में इसको प्रमोट किया जाएगा। फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी क्या है? अश्योरिंग द डिग्निटी, जो गौरव बनाए रखना, ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्तित्व का, एंड द यूनिटी, और एक एकता, एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ऑफ द नेशन। इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हमारी भारतीय जो संविधान सभा है, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, डू हेयर बाय अडॉप्ट, एनेक्ट, एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका प्रियम्बल है, इतना छोटा सा, ठीक है, इतना
बस। चलिए अब हम इसमें आगे कुछ कुछ पढ़ते हैं। जैसे देखिए हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, ये हमें अब जानना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाता है, पूरा आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यूके यूनाइटेड किंगडम, रूल ऑफ लॉ लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, यूके से कैबिनेट सिस्टम लिया है, पेरेरोगेटिव रिट्स ली हैं, पेरेरोगेटिव रिट्स लिए हैं हमने यूके से, पेरेरोगेटिव रिट्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम किससे लिया है, यूके से लिया है, सॉरी। प्रीरोगेटिव रिट्स किससे लिए हैं, यूके से। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किससे ली है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किससे ली है, यूके से। यूके में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। यूके से और क्या लिया है, बाई कैमरल पार्लियामेंट, बाई कैमरल, उच्च सभा, लोकसभा, ये राज्यसभा। यूके से हमने लिया है केक का ऑफिस लिया है यूके से। और हमने क्या लिया है, सिंगल सिटीजनशिप होगी। अमेरिका में जाओगे डबल सिटीजनशिप भी चल जाती है, यूके में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। या तो आप भारत के एक वक्त में, या तो आप यूके के नागरिक होगे या आप किसी और देश के। जैसे मान लो कोई पाकिस्तान का कोई भारत का नागरिक है तो वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं बन सकता जब तक उसकी भारतीय नागरिकता नष्ट ना हो जाए, या फिर वो पाकिस्तान का नागरिक बन गया तो ऑटोमेटिक उसकी भारतीय नागरिकता नष्ट हो जाएगी। और क्या, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर, ये सब यूके से लिया गया है। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, लिखित संविधान। देखिए यूके का लिखित संविधान नहीं है, यूके का लिखित संविधान नहीं है यूके में, लेकिन यूएसए में लिखित संविधान, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिया गया, किसका है, यूएसए का। वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, तो वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होगा वो ऑफिस चेयरमैन होगा किसका, अपर हाउस का, ठीक है, राज्यसभा का। तो यहाँ से एक पॉइंट मिलता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट्स किससे लिए हैं हमने, यूएसए से। फंडामेंटल राइट हमने किससे लिए हैं, यूएसए से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फंडामेंटल राइट किससे लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट किससे लिया है, हमारा भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये किससे लिया है हमने, यूएसए से लिया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू किससे लिया है, यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल एंड जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपकी जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो इतना ही शक्तिशाली है जितना कि प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री उतना ही शक्तिशाली है जितना कि सुप्रीम कोर्ट का जज। राष्ट्रपति उतना शक्तिशाली है जितना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उतना ही शक्तिशाली है जितना कि राष्ट्रपति है। तो कुल मिलाकर प्रेसिडेंट, पीएम और जुडिशियल जज, ये तीनों के पास समान पावर है। किसी क्षेत्र में ये राजा है उसमें पीएम का हाथ नहीं चल सकता, जिसमें पीएम राजा है उसमें इनका हाथ नहीं चल पाता, जिसमें प्रेसिडेंट राजा है उसमें इनका हाथ तो चल सकता है एडवाइस देके, इनका नहीं चल सकता, ये समझें। तो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यही है कि भाई सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे मान लो कोई केस चल रहा है किसी पे, अब प्रधानमंत्री का मान लो कोई भतीजा है, तो प्रधानमंत्री चाहे कि मैं डरा धमका के सुप्रीम कोर्ट से फैसला अपनी तरफ मुड़वा लूँ, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को डर ही नहीं है, क्योंकि उसको जो नियुक्त करता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को, वो प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होता। तो देखिए, अगर हम मान लो किसी ने आपको जॉब में रखा है तो आपको डर रहता है यार हटा ना दे, जब वो किसी ने आपको रखा ही नहीं है तो आप डरोगे क्यों। दूसरी बात, भरपूर पैसा, भरपूर सिक्योरिटी मिलती है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है वो अपने आप में एक कानून बन जाता है। जैसे कि मान लो उसने 1990 में कोई फैसला दिया है, तो
आज मान लो कोई केस चल रहा है वैसे ही कुछ रिलेटेड, तो उस फैसले को आज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका वकील ये बोल सकता है कि साहब जी 1990 में इसके केस में आपने ये फैसला दिया था इसके साइड, तो अब आप उसी के आधार पे इसका अब निर्णय कीजिए। तो ऐसा होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत छानबीन, बहुत रिसर्च के बाद ही कोई फैसला देता है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में एक कानून बन जाता है। कानून मतलब जैसे सरकार कोई कानून बनाती है ना, कि मान लो सरकार ने कानून बना दिया कि अब शराब नहीं बिकेगी, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलेगी, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो समझ लो कानून बन गया। ठीक है, इसके बाद में प्रीएम्बल, इसके बाद में प्रीएम्बल किससे लिया है हमने? यूएसए। ठीक है, तो याद रखें प्रीएम्बल हम किससे लिया है? यूएसए से लिया। अब यूएसएसआर से क्या लिया? देखिए यूएसएसआर एक अपने आप में संघ था। यूएसएसआर जो कि अब टूट गया, किस में? जैसे कि भारत टूटा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब भारत के ही पार्ट हैं। अफगानिस्तान, ये सब प्राचीन काल में भारत के ही हिस्सा थे। तो पहले भारत क्या था? अखंड भारत था, लेकिन अब भारत टूट गया। तो वैसे यूएसएसआर एक ऐसा ही राज्य था जो रूस के अधीन था, तो वो टूट गया वर्ल्ड वॉर के बाद। तो फिर तो हमने उस वक्त यूएसएसआर से क्या लिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली थी। क्या ली थी? फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं, ऊपर क्या थे? फंडामेंटल राइट्स, RIGHTS, राइट्स अलग होते हैं और ड्यूटीज़ अलग होती हैं, तो इनमें कंफ्यूज ना हो। फंडामेंटल राइट्स तो लिए हैं यूएसए से, और लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे लिए हैं? यूएसएसआर से। और अभी फ़िलहाल में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी। ठीक, चलिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है? देखिए कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची ली है। कनकरेंट लिस्ट मतलब कि राज्य के पास कौन सी पावर होगी, स्टेट के पास कौन सी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है, कौन सी चीज़ पे कौन कानून बना सकता है। ठीक है, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में है जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जापान से क्या लिया है? जापान से लिया है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है हमने? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। देखिए एक भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति तीन प्रकार की आपातकाल घोषित कर सकता है, इमरजेंसी। ठीक है, एक 352 के तहत वो राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर आता है 356 के तहत वो आपके क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है किसी राज्य पे अपना शासन चला सकता है, वहाँ का मुख्यमंत्री की पावर ख़त्म हो जाएंगी, राष्ट्रपति का ऑर्डर चलने लगेगा। ठीक, और एक होता है 360 के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्त आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। 3 प्रकार की इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी हमने किससे ली? जर्मनी से ली। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये इमरजेंसी जर्मनी से नहीं ली, सॉरी। अब क्या होता है इमरजेंसी का मतलब क्या है? देखिए इमरजेंसी लगने के बाद भी हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहे, तो इमरजेंसी का तो कोई मतलब नहीं निकला। तो इमरजेंसी में ये होता है कि आपके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। जैसे कि आपको बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, ठीक है, कहीं भी रहने का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अब क्या होता है, ये आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट छिन जाते हैं सिर्फ 2 राइट को छोड़ के। एक तो जीने का अधिकार, इन 2 को छोड़ के बाकी सब फंडामेंटल राइट छिन जाते हैं। जैसे मान लो आप सरकार से नाराज़ हैं, सरकार जैसे किसी ने आपका कुछ कर दिया, सरकार ने, विधायक ने, तो आप विधायक के खिलाफ केस चलाने जाओ तो ये केस नहीं चलेगा इमरजेंसी के दौरान।
सिर्फ आपको जीने का अधिकार होगा, इसके अलावा आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपकी नौकरी है तो आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी अगर आप वित्त आपातकाल लगाएं, तो इस तरीके से समझें, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी जर्मनी से लिया है। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा समझें। स्कीमिंग ऑफ फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन, देखिए एक होता है फेडरेशन होता है, ठीक है। तो फेडरेशन होता है मतलब संघवाद, संघ मतलब जिसमें राज्य हों और राज्य से मिलकर कोई देश बने, उसे संघ कहते हैं। तो फेडरेशन ये होता है। अब इसके बाद में स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये है कि भारत में, देखिए अमेरिका में जाओगे तो जितना अमेरिका पावरफुल है उतने ही अमेरिका के जो देश हैं, जो राज्य हैं, वो अपने आप में पावर रखते हैं। जितना कि अमेरिका का प्रेसिडेंट रखता है उतना ही ये इस राज्य का मुख्यमंत्री भी पावर रखता है। बस बात इतनी सी है कि जैसे मिलिट्री और ये सब जो नेशनल लेवल की चीज़ होती हैं उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट चलता है, लेकिन स्टेट की जो पूरी पावर सिर्फ स्टेट के सीनेट या मतलब वहाँ का मुख्यमंत्री टाइप होता है उसके पास ही रहते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सेंटर के पास पावर तो है, स्टेटों के पास पावर तो है, लेकिन मोर पावरफुल कौन है? सेंट्रल है। मोर पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसे आप मोदी कह सकते हो। इस वक्त मोदी मोर पावरफुल है, ना कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री। हालांकि ये हैं पर इतना नहीं जितना कि प्रधानमंत्री, ठीक है। स्कीम ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। कनाडा समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। अब कनाडा से क्या लिया गया है और हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बांटना, बिटवीन किस किस के बीच में? सेंटर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, कि राज्य सरकार के पास कौन सी शक्ति होंगी, केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति होंगी। अगर मान लो प्रधानमंत्री को इतना पावरफुल बना देते तो बेचारा मुख्यमंत्री का क्या होता। तो वैसे ही मुख्यमंत्री के पास भी बहुत पावर है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो प्रधानमंत्री को भी परेशान कर सकता है। वो प्रधानमंत्री का बात ना माने, अब जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, वो प्रधानमंत्री की बात नहीं मानती तो नहीं मानती, ठीक है, ऐसा है। तो स्टेट्स तो उसके पास भी पावर है। एंड प्लेसिंग रेसिडुअरी पावर विद द सेंटर। लेकिन जो रेसिडुअरी पावर किस में है? सेंटर में है। जैसे कि कोई कानून अगर फिर से मोदी ने बना दिया संसद में, जैसे मान लो उसने बना दिया कि 3 तलाक बंद, तो चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, 3 तलाक बंद मतलब बंद, ठीक है। ये एक स्पेशल पावर होती है प्रधानमंत्री के पास, वैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड से क्या लिया है? इम्पोर्टेंट है, देखिए ये इससे कोई ना कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन से, देखिए ये एक बात याद रखिए, अगर पॉलिटी से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आया, या तो वो आर्टिकल से आएगा या वो आपका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, मतलब इनसे आएगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इन दोनों से ही 99% चांस है, ठीक। तो आयरलैंड से क्या लिया है? कंसेप्ट ऑफ DPSP, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिए हैं? आयरलैंड से, जिसे शॉर्ट में हम DPSP पढ़ते हैं। क्या? DPSP। D फॉर डायरेक्टिव, P फॉर प्रिंसिपल्स, S फॉर स्टेट और P फॉर पॉलिसी। तो आयरलैंड से क्या लिए हैं हमने? कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, ये हमने किससे लिया है? आयरलैंड से लिया है। प्रेसिडेंट के चुनाव करने का तरीका, देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव अलग होता है, CM का चुनाव अलग होता है, वैसे ही आपका प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होता है। तो प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, ये किससे लिया है हमने? ये आपका आयरलैंड से लिया है, ठीक है। तो आयरलैंड से 2 चीज़ ली हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पावर को कैसे बांटें, शक्तियों को, और दूसरा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये हमने आयरलैंड से लिया। साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने, किसी को नहीं छोड़ा दोस्तों। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से समझ लीजिए प्रोसीड्यूर फॉर एन अमेंडमेंट, प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो प्रोसीड्यूर लिया है किसका, फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई देखिए संविधान संशोधन कैसे संशोधित होगा, इसको हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। संविधान को संशोधन करने का तरीका हमने किससे लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे हो, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करने का तरीका हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो साउथ अफ्रीका से हमने दो चीज़ें ली, कौन कौन सी चीज़ ली, कि संविधान संशोधन कैसे होगा, संविधान संशोधन करने का तरीका, और राज्यसभा मेंबर का चुनाव करने का तरीका हमने किससे लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। अब फ्रांस से क्या लिया है, रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, रिपब्लिक शब्द किससे लिया है, फ्रांस से, एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में जो है ना रिपब्लिक, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड ये सब किससे लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं, ठीक। अब आते हैं मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए मेन फीचर्स पढ़ लीजिए आप। बल्किएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, आपका भारत का है, विश्व का बल्किएस्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कभी कहीं किसी क्षेत्र में ये बहुत ही रिजिड है, मतलब बहुत ही कठोर है, कि मतलब कोई दया नहीं है इसमें, और कहीं इसने छूट भी दे रखी है, बहुत ही शांति वाला भी। फिर आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, संसद होगी ये भारत की। फेडरल सिस्टम बेटा यूनिटरी बायस, फेडरल सिस्टम होगा यहाँ पे। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, मतलब जुडिशियरी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये किसी के बाप से नहीं डरते, किसी के बाप से नहीं डरते, ठीक। सिंगल सिटीजनशिप ये किससे ली है, ये एक खास बात है हमारे संविधान की। इमरजेंसी पावर ये भी खास बात है हमारे संविधान की। और यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज ये भी क्या है, संविधान की पावर है। अब इम्पोर्टेंट हम आर्टिकल पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम में आता है कि बताओ आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में है, कौन सा आर्टिकल देता है, ठीक है। जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 है ना, जो भारतीय संविधान का पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में है। पार्ट 1 किसके बारे में है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो संघ और उसके राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल कौन सा है पार्ट 1 में, देखिए पार्ट 1 के अंदर 1 से 4 तक आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं पार्ट 1 के अंदर। और किसके लिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 आर्टिकल क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत का संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, वो राज्यों का एक संघ है। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 2 में क्या है कि आप किसी भी नया राज्य कोई सा भी नया राज्य बना सकते हो, जैसे मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, ये सब आर्टिकल 2 के तहत बनाया गया, ठीक। आगे तीसरा क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड टू ऑल्टर द एरियाज। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट, ठीक है, पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड टू अल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो जो संविधान का जो आर्टिकल 3 है वो क्या पावर देता है संसद को, कि वो कोई सा तो नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है,
कोई सी भी राज्य को छोटा बड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, किसी भी एरिया को इस राज्य से उस राज्य में मिला सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, ठीक है। बाउंड्रियों का नाम बदल सकते हैं, बाउंड्री बदल सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी कोई भारत, मान लो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में जो बाउंड्री है, पार्लियामेंट उसे बदल सकता है कि नहीं भाई इतना और सीजी में दो या इतना और एमपी में दो, ठीक है। और उनका नेम भी बदल सकता है, जैसे मध्य प्रदेश का नाम वो हृदय प्रदेश रख दे, राम प्रदेश रख दे, हनुमानगढ़ रख दे, ये सब कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसलिए तो पार्लियामेंट अपने कोई सी भी जगह का नाम बदल देता है, ठीक है। अब नोट क्या है, थ्रो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, जे.एन.के मतलब जम्मू एंड कश्मीर, जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरी, जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये किसके द्वारा, 2019 के एक्ट के द्वारा। देखिए पिछले जब से देश आज़ाद हुआ 100 सालों से, मान लो 100 सालों से क्या हो रहा था, 75 सालों से या 100 सालों से, कि 75 सालों से जम्मू कश्मीर को हम पैसा देते थे, सब कुछ देते थे, लेकिन वहाँ से हमें कोई टैक्स नहीं मिलता था। जो चावल आप 60-70 रुपये किलो खा रहे हो वो यहाँ पे 10 रुपये किलो में मिल जाता था। और सबसे पता है सबसे कमाई वाले राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहीं पे आपके फल फलूद, बादाम, केसर जैसी महंगी चीज़ यहीं पे उगती है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन बहुत अच्छी है यहाँ पे। इसके बाद में टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आते हैं, बर्फ़ गिरती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाई भी है। और फिर भी ये लोग हमसे तो ले रहे थे, जैसे मैं भरता हूँ आप भरते हैं, ये सब टैक्स से तो इन्हें फ़ायदा था, लेकिन इनके टैक्स से अपन कोई फ़ायदा नहीं था। ये भारत का तिरंगा को लात भी मार दें तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी, अपने इधर होती थी। तो इसलिए फिर कांग्रेस सरकार ने कभी इसको हटाने की कोशिश नहीं की और हमेशा इसका विरोध किया, पता नहीं क्यों समर्थन करते थे। कुछ सालों में आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर भारत से टूट जाता और अलग पाकिस्तान में मिल जाता, अगर ये इनके जो विशेष अधिकार थे इनको नष्ट नहीं किया जाता तो, क्योंकि इनके पास बहुत पावर थी, कोई कुछ कर ही नहीं पाता था। ये मिलिट्री को पत्थर मारते थे, सेना को लाठी मार देते थे, किसी से डरते नहीं थे। तब ये चिंता ना करते हुए कि सरकार गिरे या मैं प्रधानमंत्री रहूं या ना रहूं, एक ऐतिहासिक कार्य किया गया 2019 को और धारा 370 को हटा दिया गया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर पे राष्ट्रपति शासन हो गया और जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जो कि वहाँ पे अब कंप्लीट कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। आप भी जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हो आप, लेकिन पहले आप जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी ज़मीन तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग खरीद सकते थे, लेकिन आप जाके जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। एक ऐतिहासिक काम है। देखिए सरकार कोई भी हो, लेकिन जो देश हित में काम करे वो हमें पसंद, वो काम हर सरकार को करना चाहिए। तो देखिए हर सरकार भ्रष्टाचार भी होती है, लेकिन इस सरकार ने एक ये बहुत अच्छा काम किया कि धारा 370 को हटाया। बाकी अब और कामों का तो अपन ना तो नॉलेज रखते और ना अपन जानना, क्योंकि हर सरकार में थोड़ी कमियां जरूर ही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप पार्ट टू में क्या है, सिटीजनशिप है। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप है। आपसे पूछे पार्ट 1 में क्या है, आप बोलोगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पहला आर्टिकल क्या है, भारत, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। दूसरा क्या, इंडिया जो कि भारत है। दूसरा क्या है, यह संघों से, राज्यों से मिलकर बना है। भारत एक संघ है जो राज्यों से मिलकर बना है। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वे किसी भी राज्य को बना सकती है, तोड़ सकती है, नष्ट कर सकती है, नाम बदल सकती है, बाउंड्री बना सकती है, एटसेट्रा। फिर इसके बाद में अब हम आते हैं भाग 2, जो आर्टिकल होंगे 5 से 11, 4 आर्टिकल उसमें थे, 6 इसमें। किसके लिए, नागरिकता के लिए, कि भाई आप नागरिकता कैसे दें आपको, ठीक है।
द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब्स 5 वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। 1955 के जो नागरिकता कानून के तहत, सिटीजनशिप एक्ट के तहत ये लिखित किया गया, ये बताया गया या ये आपको प्रस्तुत किया गया कि आप 5 तरीके से भारत की नागरिकता का अधिग्रहण कर सकते हैं या उसे हासिल कर सकते हैं। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? बाय बर्थ, या तो आपका जन्म भारत में ही हो, भारत के ही निवासी हो, आपके दादा परदादा भारत के हों, तो आप ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हैं, जैसे कि मैं, आप, हम सब लोग, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन, अगर मान लो आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी नागरिकता ले सकते हैं। दूसरा पढ़ते हैं पहले, बाय डिसेंट, डिसेंट मतलब वही दादा परदादा की बात आ गई। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही आप नागरिकता ले सकते हैं। बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन के द्वारा आप नागरिकता ले सकते हैं। बाय इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के थ्रू आप नागरिक, ये 5 तरीके हैं नागरिकता लेने के। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 3 मोड ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, और 3 तरीके हैं आप भारत की नागरिकता छोड़ने के। 5 तरीका भारत की नागरिकता पाने के, 3 तरीका भारत की नागरिकता छोड़ने के। कौन कौन से समझ लीजिए। रिनाउंसिएशन, त्याग देना, कि भाई हमें तो चाहिए, त्याग दी हमने तो भारत की नागरिकता, तो इसे रिनाउंसिएशन कहते हैं। टर्मिनेशन, उसको निष्कासित कर देना, ख़त्म कर देना, एंड कर देना एक तरीके से आपकी नागरिकता को। और डिप्राइवेशन, ये 3 तरीके भारत की नागरिकता को छोड़ने के या खोने के। थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के CAA नहीं कह रहे, CAA वापस लो, इसलिए तो चिल्ला रहा है। तो CAA थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 मेंबर ऑफ हिंदू, कौन कौन? हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, रिलीजन्स माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। 3 राज्य कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। हु एंटर्ड इंडिया, जो घुसे हैं भारत में, बिफोर, कब? 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले, मतलब मोदी सरकार आने से पहले। 2014 में ही आई थी, तो मोदी सरकार आने से पहले, BJP आने से पहले, विल बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। सिर्फ कौन कौन से? हिंदू, आपके सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर इनमें से कोई भी आया है तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा किसी को भी नहीं दी जाएगी। ठीक। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, 1235। पार्ट 1 1 से 4 संघ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 सिटीजनशिप, किससे? 5 से 11। ठीक है। पार्ट 3 12 से 35, इसमें है 23 आर्टिकल। 12 से 35 किसका? फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हम जानेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स कब से हैं? पार्ट 3 में है, और कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 25 से लेकर 35 तक। 23 आर्टिकल किसके हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हैं। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी क्या है आपका? एक फंडामेंटल राइट है। क्या? राइट टू इक्वलिटी। ठीक है।
राइट टू इक्वलिटी का कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। अच्छा, कौन कौन से हैं जानते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। देखिए आप चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, आपको बराबर कानून मिलेगा संविधान के अनुसार, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 कहता है। इसके बाद में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि भाई आपके देखिए आपका क्या धर्म है, क्या जाति धर्म जाति हैं, क्या आपका कुल है, क्या आपकी समाज है जाति है, क्या आपका सेक्स है, मेल हो फीमेल हो न्यूट्रल हो क्या हो, और कहाँ पे आपका जन्म हुआ है। इन चीज़ों के आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आपका कोई धर्म हो, कोई सेक्स हो, कोई कास्ट हो, कोई रेस हो, कोई रिलीजन हो, आप कोई सा भी पेपर दे सकते हो। अगर कोई सा मतलब एक तरीके से इनके आधार पे भेदभाव मना है। किसके तहत, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 के तहत इन पर इनके सापेक्ष पक्षपात करना मना है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसके बाद में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मेंबर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो इक्वालिटी होगी, समानता होगी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के किस में, आर्टिकल 16 कहता है कि भाई इक्वालिटी है आपको किस चीज़ की, इक्वालिटी है आपको सरकारी नौकरी में, जो भी सरकार की जो काम काज होगा, सरकारी नौकरियां होंगी, उनमें सबको समानता का अधिकार है। अगर कलेक्टर के लड़के का फॉर्म भी 100 का भरा रहा है तो आपको अभी 100 का ही भराएगा, उसको भी अगर 50 नंबर से पास करेंगे तो आपको भी 50 से ही पास करेंगे। तो कुल मिलाकर इक्वालिटी है, लेकिन इक्वालिटी वायोलेट होती है। देखिए मान लीजिए SC/ST एक्ट है, SC/ST वालों को यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है, तो ये तो कहीं ना कहीं जो UR जनरल वाले हैं उनके साथ अनइक्वालिटी हुई ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में। अगर सरकारी नौकरियों में आप देखिए जाति तो है SC/ST, जाति के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो और ऊपर से कहते हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये थोड़ा एक स्पेशल कंसेप्ट था, 10 साल के लिए लगाया गया था, पर ये राजनीति के चलते ये तो एक परमानेंट सा ही हो गया। आज 75 साल हो गए अभी तक नहीं हटा, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आर्टिकल 16। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आरक्षण ना मिलना चाहिए, लेकिन स्थिति के हिसाब से मिलना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन के, आर्थिक स्थिति के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर कोई गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति धर्मों का है, बेचारे उसको आप आरक्षण दो। लेकिन मान लो आज मैं आपको बताता हूँ कि मान लो जैसे कि मेरे पास की बात है, गवर्नमेंट टीचर हैं, उनका एक ही लड़का है, ठीक है, एक ही लड़का है। अब वो SC में आता है तो उसको बताओ कोई कमी नहीं है पैसे की, इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है, और वो SC में आता है और उसको मान लो 50 नंबर ही लाना है। और एक लड़का है जो कि OBC या जनरल में आता है, उसके पापा मेहनत का काम करते हैं, ठीक है, पैसे की बहुत तंगी है, मतलब ये लड़का SC वाला लड़का 50 फॉर्म भी भर सकता है, इतना पैसा है इसके पास, गाड़ी से घूमता है, और इसके पास बेचारे के पास एक फॉर्म भरने बड़ी मुश्किल से गिन के फॉर्म भरता है कि जाना पड़ेगा आना पड़ेगा, खर्च होगा, और इसको लाने पड़ेंगे 70 नंबर या 80 नंबर। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, आप फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आरक्षण दो, ये जायज़ है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19-22। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, ठीक है, मूवमेंट एंड रेसिडेंस एंड प्रोफेशन,
आपको ये राइट दिए जाते हैं 19 से 22 के अंतर्गत। कौन कौन से? कि आपको बोलने की छूट है, राइट टू स्पीच है आपके पास, राइट टू एक्सप्रेशन है आपके पास, राइट टू असेंबली है आपके पास, राइट टू एसोसिएशन, कोई भी पार्टी बना सकते हो आप, कोई भी संघ बना सकते हो, राष्ट्रीय राइट टू मूवमेंट्स है, कोई भी आप मूवमेंट शुरू कर सकते हो, राइट टू रेसिडेंस है, कहीं पे भी आप रह सकते हो भारत के किसी भी कोने में, एंड राइट टू प्रोफेशन, और कोई भी काम कर सकते हो, कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं है कि भाई तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 19 आपसे कहता है, आपको देता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 20। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देता है कौन? एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और आपको जीवन कौन देता, किसके थ्रू मिलता है? आर्टिकल 21 के थ्रू। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या देता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट के खिलाफ आपको हर कोई अरेस्ट ना कर ले, जैसे पुलिस ने मान लो आपको उठा लिया और बंद कर दिया डायरेक्ट, ये आर्टिकल 22 आपको इसका प्रोटेक्शन देता है कि भाई आप आर्टिकल 22 का सहारा ले सकते हैं अगर आपको कोई ऐसे ही उठा के बंद कर दे तो। ठीक है, नहीं तो सरकार चाहे तो वो मान लो उसकी जो कोई बुराई कर रहा है पूरे का, जैसे बीजेपी की सरकार है वो पूरे कांग्रेसियों को बंद कर दे, कांग्रेसी की सरकार दे तो वो पूरे बीजेपी वालों को बंद कर दे, लेकिन ये आर्टिकल 22 इस चीज़ को रोकता है। देखिए कितना दिमाग से बनाया गया है। राइट टू एजुकेशन, आपको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन क्या है? आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट, आर्टिकल स्टेट कहता है 21 ए आर्टिकल 21 कहता है दैट कि द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी, जो स्टेट है जो राज्य हैं सेल उसे करना चाहिए प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, स्टेट को फ्री निःशुल्क एंड कंपलसरी और ज़रूर एजुकेशन देना चाहिए टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 से 14, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का देना कंपलसरी है, एक तरीके से देना ही देना पड़ेगा। तो इसलिए तो ये इतने सरकारी स्कूल खुलते हैं, आपको पता है सरकारी स्कूल क्यों खुलते हैं? इसकी वजह से, इसको पूरा करने के लिए। क्योंकि मान लो आप कोई बच्चे को प्राइवेट में फ्री नहीं पढ़ा रहा कोई प्राइवेट स्कूल, तो भाई आ जाओ सरकारी में आ जाओ, तो इसलिए सरकार सरकारी स्कूल बनाती है। ठीक है, इसको फुलफिल करने, इसको पूरा करने के लिए इसको। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध आपके कौन कौन से अधिकार हैं? ठीक है, आर्टिकल 23 से 24 आपको ये देता है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ देखिए प्रोहिबिशन मतलब रोकना, विरोध करना। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, देखिए मानव तस्करी। देखिए आपको पता है कि पहले क्या होता था, जैसे अकबर तो अकबर ने कोई राज्य जीत लिया तो वहाँ से सारे आदमी लेडीज़ों को भर के अपने राज्य ले आ जाता था, आदमियों से तो खेतों में और काम करवाता था गुलामी का, और नारियों को हरम में रखता था लेडीज़ों को। तो ये एक तरीके से मानवों का शोषण होता था, मानव की तस्करी होती थी। जैसे मान लो उसे भारत में बहुत सारे लोग हैं तो उसे अफ़गानिस्तान, भारत के जो आदमी लेडीज़ होती थी उनको भर के अफ़गानिस्तान भेज देता था, जिससे मान लो औरंगजेब, कोई भी बाबर, कोई भी एक एग्जाम्पल है। तो इससे क्या होता था, ये एक तरीके से तस्करी तो है बेचारों का, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, उन्हें गुलाम बना, जो चाहे वो करवा रहा है, खाने देना नहीं देना, पहनने देना, उड़ने देना नहीं देना, उनकी इच्छा के विरुद्ध ही वो काम करना। तो ये सब, लेकिन ये आज ना हो, ये हमें आर्टिकल 23 इसकी हमें स्वतंत्रता देता है कि भाई आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, मतलब एक तरीके से हरवाव नहीं बना सकता, गुलाम नहीं बना सकता, और आपको कोई बेच नहीं सकता। पहले बेच देते थे, 2-2 रुपये में इंसान बिकता था। तो ये आर्टिकल 23 रोकता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्रीज, तो किसी भी बच्चे को, जैसे 5 साल 6 साल 4 साल 10 साल 12 साल के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में काम करते पाता गया तो उस फैक्ट्री की बैंड बज जाएगी। तो रोकता है आर्टिकल 24 किसको? कि चाइल्ड लेबर को। ठीक है, चाइल्ड लेबर को रोकता है कौन? आर्टिकल 24। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28,
तो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है किसके तहत, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। फ्रीडम ऑफ कंसियंस, फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड राइट टू प्रोफेस, फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजियस बिलीफ्स, आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 के तहत आपको अधिकार है कि आप कोई सा भी धर्म का अभ्यास करें, उसका प्रचार करें और उसमें कोई भी कुछ भी पढ़ें आपको, और किसी भी धर्म में विश्वास रखें। ये आपको आर्टिकल 25 देता है। फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजियस बिलीव्स। आप अपने रिलीजियस बिलीफ का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने संविधान के लिए, अपने धर्म के लिए आपको पूरी छूट है। तो ये आर्टिकल 25 देता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 26। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 ये छूट देता है कि मान लो कि आपको 100 करोड़ रुपए हैं आपके, जैसे ईसाई होते हैं, ईसाइयों के पास पैसा आता है, किस लिए आता है, ईसाई धर्म भारत में ईसाई धर्म के लोग बढ़ाने के लिए, तो उन ईसाइयों के पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इसलिए तो इनको फ़ायदा रहता है। अगर मान लो 1000 करोड़ बाहर से आया भारत में ईसाई का धर्म प्रचार के लिए, तो उसमें से मान लो 20% टैक्स ले लिया, तो आपका ये 200 करोड़ टैक्स में चला, लेकिन कोई टैक्स नहीं लगता है आर्टिकल 27 की वजह से, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आर्टिकल 27। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सस्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28। देखिए आप किसी भी तरीके से पूजा करें, पाठ करें, घंटी बजाएं, घंटा बजाएं, ठीक है, नमाज पढ़ें, कुछ भी करें, आपको पूरी छूट है। तो आर्टिकल फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस, आर्टिकल फ्रीडम फ्रॉम, और आपको छूट भी है। आर्टिकल 28 क्या देता है, छूट देता है कि आप किसी भी धर्म के बाध्य भी नहीं हैं, आप चाहें तो नास्तिक बन सकते हैं, किसी भी धर्म को ना माने, कोई भी पूजा पाठ ना करें, सब कुछ भी त्याग सकते हैं, आपको इसकी छूट है। जैसे मान लो कोई मुसलमान है, अब नमाज नहीं पढ़ना चाहता, और मान लो उसके घर के कहें तो ये कर, नॉन वेज खा, और वो नहीं खाना चाहता, तो वो कोर्ट के पास जा सकता है और इससे उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि उसको फ्रीडम है कि वो माने या ना माने। तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29, आर्टिकल 29 जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के तहत कोई भी माइनॉरिटीज़, देखिए माइनॉरिटीज़ का मतलब ये होता है जो कम जनसंख्या में जिस जाति धर्म के लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ होती हैं, जरूरी नहीं है अनुसूचित जाति जनता। जैसे ईसाई भारत में क्या है, माइनॉरिटी है, जैन भारत में क्या है, माइनॉरिटी है। तो कुल मिलाकर जो कम में हो, तो ईसाइयों को माइनॉरिटीज़ में रखा गया, पारसियों को माइनॉरिटीज़ में, मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ में, तो इनको पूरी इनके पूरे इंटरेस्ट की पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा इन्हें आर्टिकल 29 के तहत। और इन ईसाई, मुस्लिम, इनको पूरी बुद्ध, इनको पूरी छूट है, ये आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उसमें जीसस का फ़ोटो हर जगह लगा रहता है, वो अपने लेसनों में जीसस को इंक्लूड करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई भी रोक नहीं है। आर्टिकल 30 के तहत राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उन पर टैक्स भी नहीं लगता। ये है
फ्रीडम ऑफ प्रेस देता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलती है हमें। इज़ इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलती है किसके तहत, आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 20 एंड 21, देखिए 19, 20, 21 से हमें प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। कैन नॉट बी आर्टिकल, और देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस किससे मिलती है, सिर्फ आर्टिकल 19 से मिलती है, क्योंकि राइट टू स्पीच किस में है, आपका आर्टिकल 19 में है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी क्या है, एक राइट टू स्पीच ही है, ठीक है। और ये अलग है, सिर्फ 19 ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकल 21 एंड 22। देखिए आपसे पूछे ऐसे कौन से दो अनुच्छेद हैं, ऐसे कौन से दो आर्टिकल हैं जिन्हें इमरजेंसी के द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता। देखिए इमरजेंसी के दौरान हमारे सारे मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं, सिर्फ दो मौलिक अधिकारों को छोड़ के, या सारे आर्टिकल निरस्त हो जाते हैं हमारे सिर्फ दो आर्टिकल को छोड़ के। कौन कौन से, 20 और 21। 20 और 21 नहीं निरस्त होते, बाकी सबको सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 352 का तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तब सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 छोड़ के। 20 और 21 आपको देते हैं जीने मीने का अधिकार, ये नहीं छीनता बस। राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19A, ठीक, अंडर आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी था। एब वॉज रिप्लेस्ड बाय 44th अमेंडमेंट, लेकिन रिप्लेस कर दिया इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 1978। एन वॉज मेड, और बना दिया अ लीगल राइट, एक लीगल अधिकार, संवैधानिक विधेयी अधिकार, किसके तहत, आर्टिकल 300 के तहत, आर्टिकल 300A के तहत, आर्टिकल 300A के तहत बना दिया, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, ठीक है। आप देखिए आपके साथ अन्याय हो, कोई भी राज्य आपके साथ न अन्याय करे, सरकार करे, कोई कलेक्टर तहसीलदार आपके साथ अन्याय करे, तो आप जा सकते हैं। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके मौलिक अधिकार का हरण होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। B.R. अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और दिल किसको कहा है, अनुच्छेद 32 को। तो B.R. अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जो है वो भारत की संविधान की आत्मा या दिल है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर। रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, देखिए देखिए ये कुछ रिट्स हैं जो कि संविधान जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। कौन कौन सी रिट्स हैं, रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस जो रिट्स हैं, ठीक है। मैंडेमस एक रिट्स है। प्रोहिबिशन रिट्स है। सर्टियोररी ये भी एक रिट्स है। एंड कुओ वारंटो ये भी एक रिट्स है। तो कितनी तरह की रिट्स हैं, एक है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड कुओ वारंटो। 1 2 3 4 5 तरीके की रिट्स जारी हो सकती हैं। कौन कौन सी, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस और प्रोहिबिशन और सर्टियोरियो और आपकी ये कुओ वारंटो, ये इतनी तरीके की रिट्स जारी हो सकती हैं आर्टिकल 32 और 26 के तहत, ठीक है। अब हम जानते हैं कौन सी रिट्स कब करते हैं। जैसे रिट है हेबियस कॉर्पस रिट्स कब जारी की जाती है, यू मे हैव द बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास एक शरीर है, हेबियस कॉर्पस मतलब ये होता है। अब कब जारी की जाती है, किस उद्देश्य के लिए जारी की जाती है,
टू रिलीज अ पर्सन, किसी पर्सन को छोड़ने, हु हैज़ बीन डिटेन्ड, जिसे बंदी बना लिया गया है, बंद कर दिया गया है, अनलॉफुली, गैर कानूनी की तरीके से, वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। तो क्या होता है दोस्तों, अब मान लो आप किसी गांव पर रहते हैं और किसी गांव कोई ज़मींदार है और आपने उससे मान लो कर्ज ले रखा है, आपने उससे क्या लिख रखा है, कर्ज ले रखा है। तो उसने उसकी अब बहुत दबंगी आई है और आपकी फसल मर गई, आप उस कर्ज को लौटा नहीं पा रहे, तो उसने आपको एक कमरे में बंद कर दिया और 8 दिन से आप बंद हैं, बोल रहा है या तो पैसे दे तब छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहें तो इस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मदद ले सकते हैं किसी के भी ज़रिए, तो वो रिट्स जारी करेंगे और उन पे तख्त के तहत तुरंत के तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चाहे आपको सरकारी संस्थान या आदमी ने बंदी बनाया हो, डिटेन किया हो, चाहे आपको प्राइवेट संस्थान ने बंदी बनाया, डिटेन किया हो, आपको तुरंत मदद मिलेगी। तो हैबीज कॉर्पस मतलब यू मे हैव द बॉडी टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और प्राइवेट कस्टडी। मैंडामस क्या है, बी कमांड, मैंडामस मतलब क्या होता है, मैंडामस बी कमांड टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। तो मैंडामस क्या करता है भाई, ये कमांड देता है। जैसे कि मान लो किसी ना तहसीलदार ने आपके साथ अन्याय कर दिया, तो आप किसके पास शिकायत करेंगे, आप किसकी, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट कोई जज है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय है, वहाँ पे आपको गलत फैसला सुना दिया, आपको पता है कि आपने कोई गलती नहीं करी, लेकिन मान लो जिला न्यायालय का जो जज था, जिले के जज का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था, उसने गलत फैसला सुना दिया, मान लो घूस ले ली उसने, ब्राइबरी लेके, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, मान लो उसने कह दिया कि आपको 20 साल की सज़ा दी जाती है, अब आप क्या करोगे, आपने गलती की नहीं, मिल गई, तो आप जा सकते हो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने गलत तरीके से मुझे फंसा लिया है, मैंने ये गलती की नहीं है और आप इससे मैं प्रूफ भी कर दूंगा और ये मुझे सज़ा दे रहे हैं बिना फालतू। तो सुप्रीम कोर्ट इनमें मारेगा लात, कौन सी रिट जारी करेगा, मैंडामस, कि तुम्हारी इतनी औकात, तुमने दे रहे हो इनको सज़ा बिना गलती के। तो ये आम इंसानों का बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कोई सरकार ने आपको बंदी बनवा दिया, कोई सरकार ने झूठा केस करवा दिया, तो आप मैंडामस की सहायता ले सकते हैं। ठीक है। तो टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, एक तरीके से मैंडामस मतलब बड़े बड़े संस्थान जैसे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पब्लिक कोर्ट, इनफैक्ट हाई कोर्ट को तक जारी कर सकती है। और उसके बाद और इसके बाद में मान लो कोई कलेक्टर है, कोई भी आपको जो बड़े लेवल का अधिकारी आपको अन्याय होता है, तो आप मैंडामस जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है सर्टियोररी। ठीक। सर्टियोररी क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड देना, सर्टिफिकेट करना, सर्टिफाइड करना। टू क्वेश्चन द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी। देखिए इसमें क्या होता है, मान लो मैंडामस में ये होता है, जो मैंने बोला था ना वो इसमें होता है सर्टेरियो में, और जो मैं अब बोल रहा हूँ ना वो होता है मैंडामस में। मैंडामस में क्या होता है, ये परफॉर्मेंस, मैंडामस में ये होता है कि मान लो आपको न्याय नहीं मिल रहा, आपको न्याय मिल ही नहीं रहा, आप पुलिस के पास जा रहे हो कि साहब ऐसा रिपोर्ट लिख लो, साहब इसकी रिपोर्ट लिख लो, इसने हमें मारा, इसने हमारे बच्चे को मार डाला, इसकी रिपोर्ट लिख लो। पुलिस मना कर रही है, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है। आप कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर ने मना कर दिया, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। आप जिला के जज के कोर्ट में गए कि साहब हम कोर्ट केस करना चाहते हैं, उसने कह दिया केस नहीं चलेगा, तो फिर मैंडामस जारी होती है।
लेकिन मान लो आपको गलत फैसला आ गया कि आपने कोई काम नहीं किया, उसकी सज़ा मिल रही, तो आप सर्टेरियो जारी करता है, जिसके तहत उसको निरस्त कर दिया जाता है उस सज़ा को। टू क्वेश्चन द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इन्फीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। प्रोहिबिशन द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। प्रोहिबिशन मतलब होता है किसी चीज़ को रोकने की क्रिया। टू प्रोहिबिट एन इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ट्राई। ठीक है। क्वो बोरेंटो व्हाट इज योर अथॉरिटी टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफेंस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। तो देखिए, मान लो कोई भी इंसान आके कलेक्टर जज की जगह पे बैठ जाए, कोई भी इंसान आके कह लगे हम न्याय करेंगे, जज मच गए भाड़ में, ठीक है, तो ये रोकती है हमें, इसके खिलाफ क्वो वारंटो जारी होता है कि भाई आपकी अथॉरिटी क्या है। तो ये है, इसलिए ही तो पता है आपको, ये पढ़ लिख के करोड़पति का बच्चा भी जज नहीं बन सकता। वो मतलब मान लो करोड़पति का बच्चा भी कलेक्टर नहीं बन सकता बिना पढ़े लिखे, वो चाहे 50 करोड़, वो बात अलग है इस पद से बन जाए, पर संविधान के अनुसार क्वो वारंटो, जिसका अधिक अथॉरिटी है वही उस पद पे बैठेगा, हर कोई नहीं। तो क्वो वारंटो जारी हो जाएगा अगर आप मान लो बैठ भी गए तो क्वो वारंटो क्या है? व्हाट इज योर अथॉरिटी टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। जैसे कि मान लो अब मुख्यमंत्री है, अब मुख्यमंत्री मान लो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री के चीफ मिनिस्टर के पद पे है, लेकिन मान लो अब आ गए इलेक्शन, अब आ गए क्या इलेक्शन, और वो अपने पद से इस्तीफा ही नहीं दे रहा, हट ही नहीं रहा, तो फिर कैसे हटाया जाए उसे? हर कोई तो हटा नहीं सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट के तक क्वो वारंटो जारी करता है। ठीक है, तो कल अब हम पढ़ेंगे पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं।